आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री और चैप्टर पहला देख रहे हैं हम हड़प्पा सभ्यता पार्ट 1 करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया था बट ये वीडियो दोबारा री अपलोड कर रहा हूँ दोबारा से बना के। क्यों कर रहा हूँ मैं आपको आगे चैप्टर में बताऊंगा। इससे पहले क्या करना है, आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। देखिए, आपका जो न्यू सिलेबस है उसमें मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आपका कंटेंट चेंज हो गया है, कंटेंट आपका वही है बट आपके चैप्टर के नेम चेंज हो गए। अगर आप पिछले साल की बुक में आप नेम देखोगे चैप्टर के तो वो अलग होंगे और इस साल की बुक में आपको नाम अलग मिलेंगे। ठीक है, बस इतना ही फर्क है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब देखिए, यहाँ पे बात करते हैं हम अपने चैप्टर पहले की। यहाँ पे सीधा हम हड़प्पा सभ्यता वाले टॉपिक को लेकर चलते हैं। देखिए, पहले ऐसा माना जाता था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता ये दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताएं हैं। ठीक है, ये दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती थी। क्यों? क्योंकि उस समय में किसी को हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज ही नहीं हुई थी। जब हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हुई थी इसीलिए इनको प्राचीनतम सभ्यता माना जाता था। तो देखिए क्या हुआ कि 1920 के दशक में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। अब देखिए, दशक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे तो मैं आपको बता दूं। जैसे 1920 के दशक की बात करूं तो यानी 10 साल जुड़ जाते हैं इसमें। 1920 से लेकर 1930 तक की बातें जो होती है वो 1920 के दशक में आ जाती हैं। ठीक है, मान लो मैं 1950 के दशक की बात करूं तो 1950 से लेकर 1960 तक का जो समय रहेगा वो 1950 का दशक कहलाएगा। तो हड़प्पा की जो खोज हुई थी वो भी 1920 के दशक में हुई थी। यानी एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी डेट जो है 1921 है। ठीक है, यहाँ पे इसकी खोज हुई थी और 1924 में अनाउंस कर दिया गया था एक नई सभ्यता के बारे में। आगे हम इसको पढ़ने वाले हैं तो आपको यहाँ पे इतना ध्यान रखना है खाली। इसके बाद क्या हुआ कि जब इसकी खोज हुई तो उसके बाद लोगों को पता लगा कि हड़प्पा सभ्यता जैसी भी कोई सभ्यता अस्तित्व में थी और ये सभ्यता काफी पुरानी सभ्यता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता इसको कहा जाता है और इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ से आपके 1 मार्क्स के बन सकते हैं कि इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है और इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। मैं आपको दोनों के जवाब दूंगा आगे आगे चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक बात और समझनी है। देखिए, ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये काफी प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि ये आज से कितने साल पुरानी सभ्यता है तो इसके देखिए 2 आंसर होते थे। पहले तो माना जाता था कि ये 5000 साल से लेकर 5500 यानी 5500 साल तक पुरानी है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक दूसरी खोज हुई। पहले तो यही माना जाता था, दूसरी खोज हुई, उस खोज में पता लगा कि ये 5000 साल पुरानी सभ्यता नहीं है बल्कि ये 8000 साल पुरानी सभ्यता है। ठीक है, तो देखिए ये खोज होती रहती है, उसमें चेंज भी कुछ ना कुछ आता रहता है। तो आपको ये मानकर चलना है, इतना मतलब कम से कम भी आप मान के चलें तो 5000 साल पुरानी सभ्यता तो ये है ही। ठीक है, तो ये क्यों हड़प्पा सभ्यता कहलाती है और क्यों सिंधु घाटी सभ्यता कहलाती है इसको हम आगे देखेंगे। सबसे पहले देखिए, ये मिसिंग था लास्ट वीडियो में जो नहीं बता पाया था, मुझे बाद में महसूस हुआ कि आपको बताना है। अभी हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पे हमने 3 तरह की सभ्यताओं की बात की है। वो 3 तरह की सभ्यता कौन सी थी? एक तो हमने मिस्र की सभ्यता की बात की है। ठीक है, और एक हमने यहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात की है और तीसरी हड़प्पा सभ्यता की बात की है। तो इन सभ्यताओं का मैप में कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता मैंने आपको पहले भी बता रखा है और आप इसको देख लोगे, लेकिन आपको मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, मिस्र की सभ्यता आप देखो, मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, मैंने पहले से ही कलर कर रखा है। आप देखिए यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप में आप देखोगे, इधर आपको नील नदी के किनारे एक सभ्यता मिलेगी जिसका नाम क्या दिया गया था, इसको मिस्र की सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, आपको ये बिल्कुल ध्यान रखने है, याद रखने है। इसके बाद आ जाते हैं हम अपनी मेसोपोटामिया की सभ्यता में। तो देखिए, इसके साथ में आपको इधर की साइड ईरान की तरफ आप देखोगे, ईरान है इधर, उसके बाद बगल में इराक आपको दिख रहा है। इराक की तरफ अगर आप आगे देखोगे तो आपको कौन सी सभ्यता मिलेगी मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, तो ये, और इधर आप भारत और पाकिस्तान की तरफ आओगे, अफगानिस्तान की तरफ, इधर जो आपको सभ्यता मिलेगी वो मिलेगी हड़प्पा सभ्यता। तो ऐसा माना जाता है कि ये सभ्यताएं लगभग समकालीन थी और ये भी कहा जाता है कि इस हड़प्पा सभ्यता का यानी हमारी हड़प्पा सभ्यता का व्यापार इन सभ्यताओं से होता था, यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता से इनका व्यापार था। ठीक है, ऐसे कुछ साक्ष्य मिले हैं, ऐसे कुछ प्रमाण मिले हैं, सबूत मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी और मैं आपको लास्ट वीडियो में मैप रखना भूल गया था तो मैंने ये मैप रख दिया है। अब यहाँ पे देखो, एक चीज और समझनी है आपको, क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको मिस्र की सभ्यता
प्लस में मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ दूं और मैं इधर रख दूं हड़प्पा की सभ्यता, यानी तो हड़प्पा की सभ्यता इनसे लगभग 10 से 12 गुना ज़्यादा बड़े क्षेत्रफल में थी। यानी ये बहुत छोटे क्षेत्रफल में फैली हुई सभ्यताएं हैं, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की। और अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो इनसे 10-12, इन दोनों को जोड़कर भी 10-12 गुना ज़्यादा क्षेत्रफल में फैली हुई सभ्यता है। तो आप ये कह सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता एक बहुत बड़े विशाल क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता है। इतना आपको क्लियर हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब बात कर लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो कैसे हुई। ठीक है, तो इसके देखो खोज के पीछे एक कहानी है, एक स्टोरी है, आपको ध्यान में रखनी है। लास्ट वीडियो में मैं एक जगह कमेंट देख रहा था कुछ बच्चों के, तो वो आपस में कमेंट कर रहे थे। तो वहां पे किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि ये हड़प्पा सभ्यता कितने साल पुरानी सभ्यता है। तो वहां पे किसी लड़की ने जवाब दिया था कि ये 160 साल पुरानी सभ्यता है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि उसने क्या समझ के ये जवाब दिया, कंफ्यूज थी। तो आप भूल कर भी ऐसा जवाब गलती से भी मत देना। ये हड़प्पा सभ्यता 160 साल पुरानी सभ्यता नहीं है, ये लगभग 5000 से लेकर 8000 साल पुरानी सभ्यता है। ठीक है, इतने साल पहले ये सभ्यता थी, ऐसा माना जाता है। 160 साल पहले की कहानी क्या है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, इस हड़प्पा सभ्यता की आखिर खोज कैसे हुई, इसके पीछे की स्टोरी है और आपको स्टोरी पता होनी चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि लगभग 160 साल पहले, देखिए यहाँ पे मैं जहाँ पे भी मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊंगा वहां पे मैं एक वर्ड यूज करूंगा लगभग, क्योंकि आपको ये लमसम में याद करना है, बिल्कुल एग्जैक्ट याद नहीं करना। अगर एग्जैक्ट आप याद करोगे तो ये 160 साल नहीं 164 साल के आसपास बनेगी, क्योंकि ये बात है 1856 की। ठीक है, क्या हुआ था कि 1856 के आसपास की बात है। लाहौर और कराची के बीच में रेलवे की पटरी बिछानी थी, यानी रेलवे ट्रैक जो था उसकी लिए खुदाई कर रहे थे, रेलवे ट्रैक बिछाना था। अब ये जो लाहौर कराची आप पढ़ते हो, आज के समय में ये पाकिस्तान में है। ठीक है, आज के समय में ये पाकिस्तान में है, लेकिन ये बात है उस जमाने की 1856 वगैरह की, जिस समय हमारा देश गुलाम होता था, तब ये भारत का ही हिस्सा था। ये तो 1947 के बंटवारे के बाद पाकिस्तान बना है ना, उससे पहले तो ये भारत ही होता था। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे खुदाई चल रही थी लगभग मोटा मोटा याद रखो 160 साल पहले पंजाब में, यानी पंजाब का मतलब भारत वाला पंजाब नहीं, पाकिस्तान की तरफ, उस हिस्से को भी, उस हिस्से में भी कुछ क्षेत्र ऐसा है जो आज के समय में मतलब पाकिस्तान में चला गया है, वरना उस समय वो पंजाब का ही हिस्सा होता था। यानी कि 160 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ठीक है, अंग्रेजों के समय की बात है, बिल्कुल याद रखें। उसके लिए क्या हुआ कि कुछ स्थान पर खुदाई का काम चल रहा था, उत्खनन का कार्य चल रहा था। उत्खनन खुदाई के दौरान उनको एक ऐसी वस्तु मिल गई खुदाई में जिसके महत्व को वो समझ नहीं पाए। ठीक है, उत्खनन कार्य चल रहा था, तो इंजीनियरों को कुछ हड़प्पा पुरास्थल मिल गया, यानी कि कुछ ऐसी जगह मिल गई जिसके बारे में वो समझ नहीं पाए। वहां पे उन्होंने खुदाई की तो उनको ईंटें मिली, और ईंटें बहुत सारी थी, काफी बड़ी मात्रा में थी। उन्होंने उन ईंटों को बहुत ध्यान से देखा। उन्होंने ये सोचा कि हो सकता है कि यहाँ पे कोई मकान रहा होगा, या कोई मतलब घर वगैरह रहे होंगे बहुत सारे, और वो बाद में नष्ट हो गए, दफन हो गए, उनकी ईंटें निकल रही है। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि मतलब यहाँ पे कोई सभ्यता होती है या हो सकती है। तो ये स्थान आधुनिक समय में पाकिस्तान में है जहाँ पे खुदाई चल रही थी। उन कर्मचारियों ने खंडर समझ लिया इसको, कोई पुराना मकान, कोई खंडर, और यहाँ की हजारों ईंटें देखी और उसको उखाड़ के ले गए, उसको इस्तेमाल में ले लिया। रेलवे ट्रैक बिछाने में भी उसका इस्तेमाल कर लिया गया। लेकिन वो इस चीज को नहीं जान सके कि ये जो ईंटें ये लेकर जा रहे हैं, इन ईंटों का कुछ महत्व है, और वो महत्व नहीं समझ पाए कि वो एक सभ्यता थी कभी, और उस सभ्यता का वो अंश है, उस सभ्यता का वो हिस्सा था जहाँ की उन्होंने ईंटें उखाड़ ली हैं या यूज में ली हैं। तो ये कहानी थी। तो आप कैसे पता लगा हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में, तो आप बता सकते हो भाई ऐसे ऐसे हुआ था, रेलवे ट्रैक की खुदाई चल रही थी, लगभग 160 साल के आसपास की कहानी है, उन लोगों को ईंटें मिली, वो नहीं समझ पाए। ठीक है, यहाँ पे वो नहीं समझ पाए कि क्या है ये, बस वो ये समझ पाए कि ये ईंटें हैं और इसका इस्तेमाल करना है। तो बाद में जाके कहीं उसके भी कहीं बाद में जाके पता लगा कि यहाँ पे कोई सभ्यता थी, और जब पता लगा कि यहाँ पे कोई सभ्यता थी, तब वो समझ गए कि ये जो ईंटें उस वक्त उस समय में मिली थी वो भी हड़प्पा सभ्यता ही थी। तो देखिए, ये भारत का नक्शा है, ये बात चल रही है इधर पाकिस्तान वाले हिस्से में। ठीक है, आज के समय में ये अलग देश है, पर उस समय में ये भारत का ही हिस्सा होता था। तो यहाँ पे कहीं यहाँ पे खुदाई चली थी और यहाँ पे जो भी हुआ था ऐसा।
तो आपको ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखना है। अब देखिए आप इसी मैप को, ये जो मैप हमने देखा है, इसी मैप को आप देखो थोड़ा सा, मतलब ये आपकी बुक में प्राचीन मैप की तरह है और इसको आपको समझना है। ये देखिए भारत वाला हिस्सा है, ये वाला जो मैं आपको लाइन खींच के बता रहा हूँ, और इधर वाला जो हिस्सा है ये पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे दो हिस्से हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा और आपको इंपॉर्टेंट चीजें समझनी है। तो देखिए क्या हुआ था, जॉन मार्शल जो थे, इनके नेतृत्व में ये खुदाई चली थी, ठीक है, इनके नेतृत्व में, यानी ये जो इसके मेन लीडर थे जॉन मार्शल, इनके नेतृत्व में दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी, ये आपको इसको शॉर्ट में कई जगह DR साहनी भी लिखा रहता है और RD बनर्जी भी लिखा रहता है, तो आपको ये नाम याद कर लेने, चाहे जैसे भी याद करो। तो ये दयाराम साहनी ने क्या किया, 1921 में हड़प्पा की खुदाई करी। तो लास्ट वीडियो में जो छोटी सी मिस्टेक हुई थी वो डेट की हुई थी, मैंने 1921 की जगह आपको 1920 बता दिया था, ठीक है। तो ये माफी चाहता हूँ उसके लिए, मैंने वीडियो दोबारा बनाया, आप इसे ध्यान से देखिए। दयाराम साहनी ने कहाँ की खुदाई करी है, हड़प्पा सभ्यता की। कब की है, 1921 में। अब इन्होंने यहाँ पे खुदाई करी और यहाँ पे इनको पता लगा कि भाई कोई सभ्यता थी, और सबसे पहले जो खुदाई की गई थी वो हड़प्पा में की गई थी, मतलब हड़प्पा से ही जानकारी मिली थी, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। 1921 के ठीक एक साल बाद 1922 की अगर हम बात करें तो रखाल दास बनर्जी जो थे, इन्होंने भी जॉन मार्शल के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो जो है इस स्थल की खुदाई की, और उनको भी यहाँ से कुछ मुहर मिल गई और उससे पता लग गया कि भाई ये एक ही सभ्यता थी। अब ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है आपको दोबारा से मैप में देखना है। अब देखिए ये आपका हड़प्पा है, यहाँ पे मैं इसको पूरा ही डार्क कर देता हूँ, और ये आपका मोहनजोदड़ो है, और दोनों कहाँ पे, आज के समय में पाकिस्तान में, ठीक है, वर्तमान समय की बात करूँ पाकिस्तान में, बट उस समय में ये भारत का हिस्सा होते थे। तो आपको ये चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म हो गई। अब देखिए आते हैं अपनी स्टोरी पे। तो हुआ क्या बच्चे कि यहाँ पे आपको याद रखना है कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई करी और वहाँ पे क्या मिला, इनको मुहर मिल गई, ठीक है, यहाँ पे इनको सील मिल गई, मुहर मिल गई। और 1922 में रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खुदाई करवाई, उत्खनन किया, वहाँ पे इनको भी वैसी ही मुहर मिल गई, ठीक है। यानी हड़प्पा से जो मुहर मिली थी ऐसी ही मुहर उनको मोहनजोदड़ो से मिल गई। जब दोनों मुहरों का अध्ययन किया गया, उनको सामने रखा गया, उनको उसका पुरातत्वविद जो होते हैं, जो पुरानी चीज़ों को ढूंढते हैं, उन्होंने जब उसका अध्ययन किया तो अनुमान लगा लिया, अंदाजा लग गया, ये अंदाजा लग गया कि ये दोनों जो मुहरें हैं एक ही संस्कृति का भाग है, ठीक है। और 1924 में 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जो थे, जिनका नाम था जॉन मार्शल, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने अनाउंस कर दिया, क्या अनाउंस कर दिया, कि एक नई सभ्यता की खोज हो गई है जिसका नाम रखा गया है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया है नाम, तो आपको ये बताना है क्योंकि सबसे पहले ये सभ्यता जो थी हड़प्पा नामक स्थल में खोजी गई थी, ठीक है। तो आपको मैंने ये बता दिया है और आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो डेट वगैरह इसमें थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी वो राइटर की बुक में से मैंने कंटेंट लिया था, और राइटर की बुक में जो डेट होती है वो अलग हो सकती है, NCERT में अलग हो सकती है, तो आपको NCERT का ही मान के चलना है, क्योंकि आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो NCERT के अकॉर्डिंग मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसके बाद बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता का काल, यानी हड़प्पा सभ्यता का समय क्या था। तो देखिए यहाँ पे समय की बात करें तो इसमें दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के आसपास की कहानी है। ईसा पूर्व को मतलब हम बोलते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन मुझे किसी बच्चे का याद आ रहा है, पिछले साल वीडियो में कमेंट आया था, उसका कहना ये था कि सर आपने गलत बताया है, आप क्यों बता रहे हो कि 2600 से 1900, मतलब आप तो गलत बता रहे हो। वो कह रहा है कि 2600 के बाद 2700 आता है, 2800 आता है, बट आपने तो बता दिया 2600 से 1900, तो यानी कि आपने गलत बताया। तो अगर आपके दिमाग में भी ऐसा कंफ्यूजन है कि मैंने यहाँ पे आपको कुछ भी गलत बताया, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा ये BC और AD का मतलब क्या होता है और कहाँ पे हमें डेट को कैसे समझना है, ठीक है। ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जो उस बच्चे के दिमाग में थी आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए, और उम्मीद करता हूँ आपको पहले से ये बातें पता होंगी, नहीं पता है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है, और BC और AD का मतलब समझ लें। और देखिए यहाँ पे आपको ये NCERT में डेट दी हुई है 2600 से 1920, लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च करोगे या आप किसी राइटर की किताब में लिखोगे तो वहाँ पे ये डेट नहीं मिलेगी, आपको कोई दूसरी डेट मिलेगी,
ठीक है। तो हर जगह इसका जो टाइम है वो अलग माना जाता है, क्योंकि इसकी ना फिक्स जानकारी नहीं मिली है। बट हमको क्या मानना है, एनसीईआरटी को सही मानना है, चाहे उसमें कुछ भी डेट दे रखी हो, ठीक है, पर हमें को इसी को लेकर चलना है अपने पेपर में। अब क्वेश्चन बन जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ, यानी इसका नाम हड़प्पा कैसे पड़ा। तो आप बता दोगे सीधा सीधा कि ये जो सभ्यता थी सबसे पहले ये हड़प्पा में नामक स्थान पे खोजी गई थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता, और इसको इंग्लिश में हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये सिंपल है। दूसरा क्या है क्वेश्चन कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं। तो आप ये बताओगे कि ये सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी के किनारे बसी एक सभ्यता थी, यानी सिंधु जो घाटी है उसके किनारे बसी हुई सभ्यता थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सिंधु घाटी सभ्यता। और इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, मतलब अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। आप सभी को ध्यान रखें। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक, हड़प्पा सभ्यता क्या थी, उसके समकालीन की कौन सी सभ्यता थी, ठीक है, और कब उसकी खोज हुई, कैसे उसकी खोज हुई, कैसे उसका नाम पड़ा, सारा आपको बता दिया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो वहाँ पे लोग रहते थे इस सभ्यता में, वो अपने जीवन निर्वाह के लिए कौन से तरीके अपनाते थे। देखो, हर इंसान को अपनी जिंदगी को जीने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो ये लोग भी अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कुछ चीज़ों पे निर्भर थे। तो देखते हैं क्या क्या। ये लोग क्या करते थे, खाने के लिए, अनाज के लिए कृषि पे निर्भर थे, कृषि करते थे, खेती करना जानते थे। ये लोग पशुपालन भी करते थे, क्योंकि कुछ सबूत मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, तो उससे पता लगा है कि ये लोग पशु को पालते थे। आगे मैं आपको सबको एक्सप्लेन करने वाला हूँ पॉइंट को, बस आप यहाँ से देखते रहो। और ऐसा माना जाता है कि ये व्यापार भी करते थे, और व्यापार इनका केवल अपनी सभ्यता के अंदर ही नहीं बल्कि अपनी सभ्यता के बाहर, यानी कि मिस्र की सभ्यता से और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी इनका व्यापार था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, मेसोपोटामिया से तो आपको सबूत भी मिलेंगे। आगे देखिए, ये लोग शिकार भी करते थे। ठीक है, शिकार के जरिए मतलब इनको मांस वगैरह मिल जाता था। तो ये तो हो गया। अब देखते हैं, थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम कृषि की, यानी कि खेती की। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के स्थल में रहने वाले लोग खेती करते थे, क्लियर है। कौन कौन सी फसलें उपजाते थे, गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरे, चावल इत्यादि। चावल के साक्ष्य मिले हैं, पर चावल के साक्ष्य काफ़ी कम मिले हैं, काफ़ी कम स्थान से मिले हैं। ठीक है, बाकी ये वाली फसलें जो थी ये लोग उगाया करते थे, ऐसा कहा जाता है। आगे देखिए, हड़प्पा स्थलों से जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। इससे क्या अंदाज लगा लिया। अब देखिए, जो इतिहासकार होते हैं वो इन्हीं चीज़ों से जानकारी, अब 8000 साल पहले ना हम थे, ना आप थे, ना इतिहासकार थे, वो जानकारी कैसे लेते हैं, तो वो इन्हीं चीज़ों से लेते हैं। जानवरों की हड्डियां मिल गई, उन्होंने उसको देखा, उसका अध्ययन करा, तो उन्होंने अंदाजा लगाया, अनुमान लगाया कि ये लोग जानवर को पालते थे, यानी जानवरों को ये लोग पाला करते थे। मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, इन जानवरों को ये पालते थे। यहाँ पे क्या है कि मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं, और इससे क्या अनुमान लगा लिया गया, अनुमान ये लगा लिया गया कि हड़प्पा के जो निवासी थे वो जानवरों का मांस भी खाते थे, यानी वो खेती करते थे, अनाज भी खाते थे, वो मांस भी खाते थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जानवर, मवेशी पालते हैं, अगर वो मान लो बकरी पालते हैं या भैंस पालते हैं, तो हो सकता है वो इनके दूध का भी इस्तेमाल करते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं खेती की। खेती की बात मैंने बता दी आपको, ये फसल उगाते थे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन था जो आपके पेपर में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, आप पिछले सालों के पेपर में देखोगे तो क्वेश्चन ये आया था कि हड़प्पा सब के जो लोग थे, हड़प्पाई जो निवासी थे, वो खेती में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करते थे। देखो, खेती तो करते थे, पर क्या टेक्नोलॉजी थी आज की तरह। आज जैसे ट्रैक्टर से खेतों की जुताई करते हैं, पर उस जमाने में ट्रैक्टर तो नहीं होते थे। आज जितनी अच्छी सुविधा है उतनी अच्छी सुविधा उस जमाने में नहीं होती थी। तो वो कैसे करते थे, तो देखो, कृषि की उनकी क्या टेक्नोलॉजी थी, आप इसे देखिए। वो खेतों की जुताई के लिए हल का इस्तेमाल करते थे। हल जो होता था वो किस चीज़ का होता था, लकड़ी का होता था। ठीक है, उस हल से क्या करते थे, जुताई करते थे, क्योंकि जुताई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके बाद वो बीज वगैरह भी उसमें डालते होंगे खेती करने के लिए, जो भी करते होंगे, और फसल उगाते हैं तो कुछ कृषि औजार चाहिए होते होंगे। ठीक है, चाहे वो फसल को काटना हुआ या बीज वगैरह निकालना हुआ या कुछ भी हो, तो कुछ ना कुछ औजार का इस्तेमाल करते थे। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि सिंचाई भी होती थी, क्योंकि खेती करते हैं तो सिंचाई होती होगी। सिंचाई के लिए वो कुएं का इस्तेमाल करते थे, नहर का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, जलाशय का इस्तेमाल करते थे। अब इन सब पॉइंट को हम धीरे धीरे आगे एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो देखिए, हड़प्पाई मुहर,
हड़प्पा की जो मुहर मिली है, सील मिली है, उसके अंदर एक बैल की जानकारी मिली, यानी एक बैल का चित्र मिला है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो एक बार ध्यान से, ये वृषभ है जिसको हम बैल कहेंगे, ये बैल की चित्रकारी है, चित्रकारी की जानकारी मिलती है। तो इतिहासकार ने ऐसा अंदाजा लगाया है, अनुमान लगाया है कि जो हड़प्पा के जो निवासी थे वो खेतों में जुताई करने के लिए बैल का प्रयोग करते थे। ठीक है, बैल के जरिए वो क्या करते थे, बैल के जरिए वो अपने खेतों में जुताई करते थे। ये मैंने एक ऐसे ही नॉर्मल इमेज ले रखी है आपको समझाने के लिए, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है चित्र में कि बैल के जरिए खेतों में जुताई की जा रही है। आगे देखिए, इतिहासकार जो थे उनको चोलिस्तान और बनावली, यानी बनावली जो है हरियाणा, चोलिस्तान और बनावली से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले। प्रतिरूप का मतलब होता है मॉडल, यानी किसी भी असली चीज की प्रतिकृति बना देना, नकली चीज बना देना। जैसे मान लो आप देखते हो जहाज, अब जहाज जो असली का होता है वो तो होता है, लेकिन एक खिलौना वाला जहाज भी होता है जो बिल्कुल असली जैसा दिखता है। तो यही है, यानी कि जो हल थे, हल हल कुछ इस प्रकार से होता है। देखो आपके सामने मैंने चित्र रखा है, कुछ इस प्रकार से लकड़ी का होता है। तो इसकी मिट्टी के बने हुए हल मिले हैं, यानी इसकी प्रतिकृति मिली हुई है। इससे ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि खेतों में हल के द्वारा जुताई की जाती थी। राजस्थान में कालीबंगन, बिल्कुल रट लो ये नाम, राजस्थान में कालीबंगन यहाँ से मिले हैं प्रमाण जुते हुए खेत के, यानी यहाँ से पता लगा है जुते हुए खेत। और ये जो जुते हुए खेत थे, और ये कुछ इस तरीके से समकोण काटते थे एक दूसरे को। ठीक है, जुताई जो होती थी कुछ इस प्रकार से की जाती होगी। और ऐसा माना जाता है कि शायद एक ही समय में दो अलग अलग तरह की फसलें उगा लेते होंगे ये लोग। ठीक है, ये अनुमान लगाया जाता है। तो ये आपको पॉइंट बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल याद कर लेने हैं जो जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये जो लोग थे ये लकड़ी के जो हत्थे होते हैं, हत्थे, लकड़ी के हत्थों में से बनाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग फसल कटाई में करते थे। देखिए लकड़ी का इन्होंने क्या बनाया, हत्था बना लिया, उसमें ये जो फलक बने हुए पत्थर के ऊपर देखो आप चित्र में, इस फलक को फंसा लेते हैं तो ये एक तरह से औजार बन जाता है। इस औजार से क्या करते हैं, ये फसलों की कटाई करते हैं। ठीक है, ये आपको बिल्कुल पॉइंट ध्यान रखने हैं। और कुछ देखिए औजार आपके सामने ये भी मिले, ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं। आप एनसीईआरटी में देखोगे आपको ये औजार के चित्र मिल जाएंगे, धातु के बने हुए औजार, कुछ पत्थरों के से बने हुए औजार भी मिलेंगे। और धातु में आपको एक चीज और याद रखनी है कि धातु में लोहे का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि लोहे का इस्तेमाल अभी ये लोग लोहे के बारे में जानते नहीं है। आगे जब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 तब हम लोहे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, इसमें लोहे की जानकारी नहीं थी ऐसा कहा जाता है। देखिए खेतों में ये लोग सिंचाई करते थे, अभी मैंने आपको बताया। तो सिंचाई के लिए क्या करते थे, ये पानी कहाँ से लाते हैं, या तो ये नदी से पानी लाते थे या फिर ये नहर से पानी लाते थे। ठीक है, अफगानिस्तान में जो शोतुगई जो स्थान है यहाँ पे नहरों के सबूत मिले हैं। ठीक है, नहरों से क्या मिल जाता था, इनको पानी मिल जाता था जो अपने खेतों में सिंचाई कर लेते थे। कुछ स्थान पे कुएं से भी पानी लिया जाता था। और धौलावीरा में जलाशय के सबूत मिले हैं, तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ से जलाशय से भी पानी लिया जाता है, कुएं से भी पानी लिया जाता है, नदी से भी पानी लिया जाता है, नहर से भी पानी लिया जाता है। ठीक है, इन सभी से पानी लेकर कृषि में उसका इस्तेमाल कर लिया जाता था। अब एक क्वेश्चन आपके सामने बन जाएगा। देखिए मैं आपको केवल उतना नहीं बता रहा जितना आपकी एनसीईआरटी के अंदर है, मैं आपको एनसीईआरटी से ज्यादा बता रहा हूँ, आपको काफी डीप पढ़ा रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, आपकी जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रीय विस्तार है, यानी कैसे फैली हुई थी हड़प्पा सभ्यता, इसको आपको समझना है। तो ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो त्रिकोण आकार में फैली हुई थी। ठीक है, त्रिकोण आकार में। तो देखिए त्रिकोण आकार में यहाँ पे मैंने रख दिया आपके सामने ABCD। अब ABCD का आपको मतलब कैसे समझोगे, यहाँ पे देखो, ए पे कौन सी जगह आएगी, सूतगेंट कोर, बी पे आएगी मांडा, सी पे आएगी आलमगीरपुर और डी पे आएगी दैमाबाद। सूतगेंट कोर जो है आज के समय में पाकिस्तान में है, मांडा जो है आज के समय में जम्मू कश्मीर में आप देखोगे, आलमगीर आज के समय में आपको उत्तर प्रदेश यूपी में मिलेगा। ठीक है, दैमाबाद आपको नीचे महाराष्ट्र की साइड मिलेगा। तो ये आप समझ गए। अब इसको एक बार मैप में देख लो, ध्यान से देखो, मैप में आपको वो सारे पॉइंट बताने वाला हूं। आपने मैप देख लिया, अब मैं आपको बता देता हूं। ये A पॉइंट है, ठीक है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और D पॉइंट है। अब वापिस आओ आप यहाँ पे देखो, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट, ये मैंने आपको यहाँ पे मैप में दिखा दिया। यानी A जो है आपका सूतगेंट कोर, ये पाकिस्तान की तरफ दिखेगा, इधर की तरफ आपको। B जो है जम्मू कश्मीर की तरफ आपको दिखेगा, C जो है उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर जो दिखेगा, और D जो है महाराष्ट्र में आपको दैमाबाद के नाम से दिखेगा। तो ये जो जितना भी क्षेत्र आप देख रहे हो यहाँ से, अगर मैं इसको कलर कर दूं, ये पूरा का पूरा क्षेत्र
हड़प्पा सभ्यता के अंदर आ जाता है। तो आप समझ सकते हो कि मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मुकाबले उन दोनों सभ्यता को अगर हम जोड़ दें तो भी उससे 10 से 12 गुना ज़्यादा बड़ी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, यानी बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट बता दूं, आपको ध्यान रखना है कि देखिए ये हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 के आसपास हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उस समय में हमारा देश जो था गुलाम था, ठीक है। और उस समय में जब हड़प्पा की खोज हुई थी तो बहुत ज़्यादा स्थल नहीं पता लगे थे, ज़्यादा जानकारी नहीं पता लगी थी। लगभग 40 से 50 स्थल की जानकारी मिल गई थी अंग्रेजों के समय पे, ठीक है। और आज के समय में ये जो सभ्यता है ये 3 स्थानों पर फैली हुई सभ्यता है, यानी 3 देश कहो आप इसे। 3 देश कौन से, देखिए एक तो आपका हो जाएगा अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान। दूसरा हो जाएगा आपका पाकिस्तान, तीसरा हो जाएगा आपका भारत। इन 3 क्षेत्रों में ये फैली हुई सभ्यता है और सबसे ज़्यादा जो इसके क्षेत्र मिले हैं वो भारत और पाकिस्तान में मिले हैं। अफगानिस्तान में लगभग केवल और केवल 2 क्षेत्र मिले हैं, ठीक है। अफगानिस्तान में ज़्यादा क्षेत्र नहीं मिले, पाकिस्तान और भारत में मिले। और आज के समय में अगर मैं आपको बताऊं 2020 आज के समय में हड़प्पा सभ्यता के लगभग कितने स्थान की खोज हो चुकी है, आपसे कोई ऐसे पूछे तो आप बोलोगे लगभग 1500 के करीब, ठीक है, करीब 1500 के करीब इसकी टोटल खोज हो चुकी है। और मतलब पूरे के पूरे क्षेत्र, उस समय में केवल 40 के करीब ही क्षेत्र ढूंढे गए थे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। और जो उसमें छोटी सी एक तो मैप रह गया था वो मैंने आपको दिखा दिया है, दूसरा वो जो छोटी सी टाइपिंग की एरर थी वो मैंने आपको ठीक कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बढ़िया लगी होगी वीडियो, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप हमारी वेबसाइट पे फॉलो करें, आपको वहाँ पे कुछ नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। और आप हमें हमारे फेसबुक पर हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई मैसेज करना हो आपको, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जैसे ही समय मिलेगा आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें।